नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 अर्थशास्त्र, जो कि आपके आर्ट्स और कॉमर्स के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। तो अर्थशास्त्र की हम बात करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र क्या है, या अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, या अर्थशास्त्र का अर्थ लिखिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपसे पूछा है अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे समझाता भी जाऊँगा और ये भी बताऊँगा कि आपको आंसर याद कैसे रखने हैं। देखो, अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तियों और संगठनों द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखो जो अर्थशास्त्र है उसके अंदर क्या किया जाता है, तो जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, और जो संगठन होते हैं उनके द्वारा जो भी आर्थिक क्रियाएं की जाती है उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो आपको ये याद ऐसे रखना है, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको लिखना है, बस मोटे मोटी जो लाइनें होती है, जो बड़े बड़े पॉइंट होते हैं मुख्य मुख्य, वो लिख लीजिए। व्यक्तियों और संगठनों, ठीक है, द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। ठीक है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन आपको ऐसे बस याद रख लेना है। ठीक है, बस ये इतने से में आप याद रख सकते हैं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तियों और संगठनों द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऐसे आप याद रख लीजिए। अब हम यहाँ पे समझते हैं आर्थिक क्रियाएं होती क्या है। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम, आर्थिक क्रियाओं की। ठीक है, तो आर्थिक के साथ साथ हम क्या करेंगे, अनार्थिक क्रियाएं भी देख लेंगे। तो आर्थिक क्रियाएं ए लिखिए, या फिर आप समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखो, आर्थिक क्रियाएं सिंपल सी लैंग्वेज में बस आपको ये याद रखना है, धन के लिए। किसके लिए, धन के लिए, मतलब पैसा। किसके लिए, धन के लिए, धन मतलब पैसा। और जो एक और आती है आपके गैर आर्थिक क्रिया, क्या आती है, गैर आर्थिक क्रिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो गैर आर्थिक आर्थिक क्रिया क्या है, धन कमाने के लिए होती है, और जो गैर आर्थिक होती है वो होती है वो धन के लिए नहीं होती है। सिंपल सा आप उल्टा लिख दीजिए, धन के लिए नहीं। ठीक है, ये जो लिख रहा हूँ मैं, ये आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ कि आपको याद कैसे करना है। ठीक है, बड़े बड़े आंसर आप याद नहीं रख सकते, आप इनमें से मुख्य मुख्य बातें याद रख लीजिए। जैसे अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तियों और संगठनों द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो ये पूरा क्वेश्चन ही याद हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें आर्थिक क्रियाओं की, तो आर्थिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती है जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है। ठीक है, जैसे हम नौकरी करते हैं, है ना, खेत में काम करते हैं, तो ये सभी हम धन कमाने के लिए कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी आर्थिक क्रियाएं। और अगर गैर आर्थिक क्रियाओं की बात करें, जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती है, ठीक है, ऐसी सभी क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती है, उन्हें हम बोलते हैं गैर आर्थिक क्रियाएं। और ऐसी क्रियाएं क्या होती है, जैसे माँ के द्वारा बेटे की घर पे देखभाल करना। ठीक है, शिक्षक स्कूल में पढ़ाता है तो वो हो गई आर्थिक क्रिया, क्योंकि उसे वहाँ पे पेमेंट मिलती है। लेकिन अगर वही शिक्षक घर पे पढ़ाता है उसी बच्चे को, ठीक है, मतलब उसके बच्चे को, तो वहाँ पे उसको पेमेंट नहीं मिलता है, वो हो जाएगी गैर आर्थिक क्रिया। देखो, यहाँ पे आगे हम समझते हैं कि आर्थिक क्रियाएं होती क्या है। प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो देखो, आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, तो आर्थिक क्रियाओं से आशय ऐसी क्रिया से है जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है। ठीक है, अभी हाल मैंने आपको समझाया है। जैसे व्यवसाय मतलब बिजनेस, रोजगार, है ना, नौकरी, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, आपके आर्थिक क्रियाएं हो जाएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया गैर आर्थिक क्रियाएं। अब गैर आर्थिक क्रियाओं का आंसर आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करिए। ठीक है, तो गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, तो गैर आर्थिक क्रियाओं से आशय ऐसी क्रियाएं हैं, है ना, ऐसी क्रियाओं से है जो धन कमाने के उद्देश्य से, ठीक है, जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती है, जैसे किसी की सेवा करना या मदद करना। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके गैर आर्थिक क्रिया। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर। अब उसके बाद आपसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम 2018 में आया हुआ है ना, कि आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर लिखिए। एक बात और, इसे जो गैर आर्थिक है इसको अनार्थिक क्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अनार्थिक क्रियाएं भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखना है, या तो आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक पूछ लेगा, या फिर आर्थिक और अनार्थिक पूछ लेगा। तो अंतर लिखते हैं, तो अब आपको समझ में तो पूरा आ गया है। ठीक है, देखो, ये पैसा कमाने के लिए है और ये पैसा कमाने के लिए नहीं है। ठीक है, तो ऐसी क्रिया जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, और ऐसी क्रिया जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक श्रमिक का मजदूरी पर खेत में काम करना, उसे मजदूरी मिलेगी, वो धन कमाएगा। लेकिन एक माँ के द्वारा बेटे की देखभाल करना एक गैर आर्थिक क्रिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे शिक्षक का स्कूल में पढ़ाना, मैं आपको बता ही चुका हूँ, और शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को घर में पढ़ाना। दूसरा हम देखते हैं आर्थिक क्रिया का जो क्षेत्र होता है संकुचित होता है, मतलब इससे छोटा होता है। लेकिन गैर आर्थिक क्रिया का क्षेत्र क्या होता है, विस्तारित होता है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आप नोट भी कर लीजिए, नोट्स बनाते जाइए साथ साथ में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है वो। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हम देख लेते हैं।
अभी हाल ही आपके परीक्षा में आया हुआ है कि भाई अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है या अर्थशास्त्र की विषय वस्तु लिखी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो यहाँ पे हम बात करें तो देखो, सबसे पहले तो इसकी मोटी मोटी अगर बात करें तो इसके 5 पॉइंट आपको याद रख लेंगे। ठीक है, पहला हो जाएगा आपके उपभोग। ठीक है, इसकी बात करें हम अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, इसकी अर्थशास्त्र की विषय वस्तु पहला हो जाएगा उपभोग, और उपभोग का मतलब होता है ग्रहण करना। ठीक है, क्या होता है? ग्रहण करना। दूसरा हो जाएगा आपके उत्पादन। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ का निर्माण करना, चाहे फिर आप खेत में कोई जो है फसल उत्पादित कर रहे हैं। ठीक है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपने प्लांट डाला हुआ है। वितरण, वितरण का मतलब होता है बांटना। चौथा हो जाएगा आपके विनिमय। विनिमय, विनि का मतलब होता है खरीदना और बेचना। क्या हो जाता है? खरीदना और बेचना। ठीक है, क्रय और विक्रय। एक और हो जाएगा आपके राजस्व। ठीक है, राजस्व का मतलब होता है कि भाई ये जो है गवर्नमेंट इसमें टैक्स वगैरह लेती है। ठीक है, आप इसको रॉयल्टी समझ सकते हैं, रॉयल्टी। ठीक है, इससे आपको हो सकता है समझ में आ जाए, मतलब कि कर वगैरह वसूलना। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य 5 पॉइंट आपको याद रख लेने हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यहाँ पे। देखो, उपभोग क्या होता है? उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत और सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपभोग किया जाता है। क्या किया जाता है? उपभोग मतलब उस वस्तुओं को ग्रहण किया जाता है अपनी संतुष्टि के लिए। ठीक, जिसमें जैसे भोजन करना, कपड़े पहनना, रोटी खाना, शिक्षक द्वारा पढ़ाना, ये सारी चीज़ें शामिल हो जाएगी। उसके बाद हम सेकंड बात करते हैं उत्पादन। तो देखो, उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसमें संबद्ध वस्तुओं तथा सेवाओं की उपयोगिता या मूल्य वृद्धि करने से, जैसे दर्जी क्या करता है? दर्जी के द्वारा कपड़े से शर्ट तैयार करना। ठीक है, दर्जी के पास कपड़ा आता है, लेकिन कपड़े से वो क्या बना देता है? शर्ट बना देता है। बढ़ई जो है उसके बाद लकड़ी आती है, लेकिन लकड़ी काट कर वो क्या बना देता है? कुर्सी बना देता है। सीधी सी बात है, उत्पादन करना। ठीक है, क्या करना? उत्पादन करना। आगे हम देखते हैं वितरण। वितरण में बताया, उत्पादन के विभिन्न साधन संयुक्त रूप से मिलकर धन या आय का उत्पादन करते हैं। ठीक है भाई, उत्पादन के जितने भी साधन हैं मिलकर क्या करते हैं? वो धन और आय का उत्पादन करते हैं। अब इन साधनों के बीच में इस धन का बंटवारा कैसे हो, इस समस्या के समाधान के लिए वितरण विभाग का सहयोग लिया जाता है। उदाहरण के लिए भूमि, श्रम, पूंजी, साहस की सहायता से धन की उत्पत्ति होती है। जो धन, ठीक है, क्या होती है? धन की उत्पत्ति होती है, और जो धन होता है उसे बांट दिया जाता है। ठीक है, जो धन साधनों पर बांट दिया जाता है। ठीक है, तो जो धन मिलता है उस धन को क्या करते हैं? तो इन साधनों में क्या कर देते हैं? धन को बांट देते हैं। ठीक है, मतलब धन का बंटवारा हो जाता है। विनिमय का मतलब मानव की असीमित आवश्यकता होती है, हमारी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उन आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं के द्वारा उत्पादित वस्तुओं से नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब कि मानव की तो बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, तो क्या उन सभी की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हम कर सकते हैं? क्या? तो नहीं कर सकते। अतः वह अपनी वस्तुओं या सेवा के बदले में दूसरों से उन वस्तुओं को प्राप्त करता है जिनकी उन्हें आवश्यकता है। जैसे हमने सोयाबीन बोया है, ठीक है, लेकिन हमें जैसे गेहूँ, मक्का आदि की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे? सोयाबीन को मंडी में बेचेंगे, कहीं पे बेचेंगे, और उसके बदले में जो पैसा मिलेगा उससे गेहूँ वगैरह खरीदेंगे। मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं सोयाबीन की हम यहाँ पे डिस्कस करें, ये मैं जो है आम लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस प्रकार वस्तुओं की अदली बदली को विनिमय कहा जाता है। अदला बदली भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अदला बदली कर दीजिएगा। राजस्व की हम बात करते हैं तो देखो, अर्थशास्त्र राजस्व विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और घाटे की वित्त व्यवस्था, पशु शुल्क आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे जो है ऋण वगैरह है ना, सार्वजनिक व्यय, आय, ठीक है, इन सभी का अध्ययन करना, किससे टैक्स वसूलना, तो ये सारे काम जो है वो कौन करता है? राजस्व विभाग करता है। ठीक है गाइस, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु या इसका क्षेत्र क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन और साथ में हम देख लेते हैं कि आर्थिक समस्या किसे कहते हैं, परीक्षा में आया हुआ है। देखो, आर्थिक समस्या चयन की समस्या होती है तथा मनुष्य की आवश्यकता असीमित होती है, लेकिन आवश्यकता की तुलना में साधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं, और जो सीमित होने के साथ साथ उनकी समस्या उत्पन्न होती है उसे आर्थिक समस्या कहते हैं। बड़ा सिंपल है, आप एक बार पढ़ेंगे और लिखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये आज के हमने 2-3 क्वेश्चन देखे हैं। पहला अर्थशास्त्र क्या है, सेकेंड हमने देखा है आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएँ, तीसरा हमने देखा है अर्थशास्त्र का क्षेत्र या अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, और एक हमने क्वेश्चन देखा है आर्थिक समस्या। ठीक है, तो आप नोट करते जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन मिलते जाएंगे वैसे वैसे आप इनको नोट करिए, समझिए, याद करिए। उम्मीद है आप अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।